और किसी भी डेमोक्रेसी में हमें लगता है कि प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो इससे छात्रों में एक हतोत्साह की स्थिति बनी। परमानेंट शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को कार्यरत में गिनती किया गया, तो आप 5,70,000 रुपये बहाली निकालते। ऊपर से शिक्षा विभाग को कह दिया गया है कि आप एकदम टाइट कर दीजिए और कोई भी टीचर अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसको पनिश कीजिए, सजा दीजिए उसको। मध्य प्रदेश में सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं पालीगंज से भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ जी। संदीप सौरभ जी की एक अलग पहचान है और लगातार जनहित के मुद्दों पे बोलते रहते हैं। चूँकि अब इनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, जनहित के कई सारे मुद्दे हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो संदीप सौरभ जी ने खड़े किए हैं। महंगाई का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो या बिहार में गरीबों के हक और हकूक़ की लड़ाई हो, सदन से लेकर सड़क तक पर संदीप सौरभ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार से भीतर चले जाते हैं, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला हो या बेरोजगारों की बात हो। क्यों ऐसा होता है? देखिए, हम लोग तो जनता के प्रति पहली जवाबदेही हमारी बनती है और किसी भी डेमोक्रेसी में हमें लगता है कि प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, इसकी रक्षा होनी चाहिए। आप सही बात के लिए कर रहे हैं, गलत बात के लिए कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन अगर कर रहे हैं तो आपको पीटा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हर तरह के आंदोलन के ऊपर, किसी तरह के आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह होना, इसको हम निंदनीय मानते हैं, ठीक नहीं मानते हैं। और हाल में जो बिहार में हुआ, डोमिसाइल को जिस तरीके से लंबे आंदोलन के बाद विधानसभा में मैंने भी मांग उठाई थी, उसके बाद विभाग से बात हुई थी, उसके बाद इसको लाया गया और बिना कोई कारण बताए अचानक से जब इसको हटा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि छात्रों में आक्रोश है। उस आक्रोश को छात्र कहाँ प्रदर्शित करें? कोई एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसमें प्रोटेस्ट ही माध्यम एक बनता है। उसमें अगर आंदोलन होता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। तो ये हमने कहा सरकार का हिस्सा हैं, लगातार जब आप सरकार में नहीं थे तब भी आप बोल रहे थे और जब कहीं कोई त्रुटि होती है लगातार बोलते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ शिक्षकों के ही बहाली की बात कर लें, कहीं ना कहीं नियमावली है, इस पर पहले से तैयारी हो जानी चाहिए थी? देखिए, नियमावली जब से आया 8 बार संशोधन इसमें हो चुका है, 8 बार। तो आप शुरुआत में क्या तैयारी करते हैं नियमावली लाए थे? हमने कहा कि एक तो महागठबंधन की जो सरकार की है, इसके भीतर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए थी, संयोजन समिति होनी चाहिए थी। मुझे ये बार बार भाकपा माले की तरफ से कहा गया, ताकि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो एक बार उसका विस्तृत बातचीत उस पर हो जाए। और हम लोग भी जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ खास पार्टियां जनता से जुड़ी हुई है। हम लोग भी जनता में ही रहना है, तो हम लोग का कोई अगर इनपुट लिया गया होता तो शायद ये क्राइसिस नहीं होती। अब 8 बार आपने संशोधन कर दिया। अब युवाओं को लग रहा है कि 4 साल वो पहले ही इंतजार कर चुके हैं और इतने बार संशोधन के चलते हो सकता है कि मामला कोर्ट में फंस जाए। तो इससे छात्रों में एक हतोत्साह की स्थिति बनी हुई। दूसरी जो दिक्कत इसकी आ रही है कि उसमें समझिए कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो सरकार ने जब रिक्तियों की मांग की जिलों से भेज करके, तो उसमें परमानेंट शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को कार्यरत में गिनती किया गया और कहा गया कि कार्यरत लोग कितने हैं, यानी नियोजित कितने हैं, परमानेंट कितने हैं और खाली पद कितने हैं। तो जब आपने खाली पदों को ही मंगवाया और गिनती में जिनको आपने कार्यरत में रखा था उसको आप फिर खाली पद पे कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। आप उसी समय कहते कि भाई कार्यरत और मतलब खाली पद और प्लस नियोजित, ये दोनों जोड़ के सीट हमको दीजिए, तो 1,70,000 आपका खाली मिलता और 4 लाख जो है वो नियोजित मिलते। तो आप 5,70,000 रुपये बहाली निकालते, तब आप नियोजित शिक्षकों को उसमें आप मंगवाते कि अभी इसमें परीक्षा दीजिए। तो उनका तो पद आपने पहले कार्यरत में गिन लिया। तो ये जो विसंगति है जिसके चलते शिक्षकों को का लगातार आक्रोश व्यक्त हो रहा है, ऊपर से शिक्षा विभाग को कह दिया गया है कि आप एकदम टाइट कर दीजिए और कोई भी टीचर अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसको पनिश कीजिए, सजा दीजिए उसको। ये कहाँ तक जायज है? संदीप सौरभ जी, लगातार देखिए आप से, इसलिए भी हम बात करें कि युवा हैं, छात्र राजनीति से आए हैं और एकदम सफाई गोई से कोई बात रखते हैं। ये डर नहीं कि आप सत्ता में है कि विपक्ष में है। महंगाई पे बात हो रही थी पिछली बार जब हम आपसे बात कर रहे थे, बेरोजगारी पर बात हो रही थी, जो बिहार में बहालियां होती हैं उसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो नई महागठबंधन सरकार बनी है, जिसके आप भी एक अहम हिस्सा हैं,
कितना इन सब चीज़ों पर रोक लग पाया है? नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो मोदी सरकार का पॉलिसी का एक फेल्योर है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न पत्र लीक का मामला है, वो बिहार में भी है और हर राज्य में है। अभी आप देखिए, इतना बड़ा तमाशा हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, मध्य प्रदेश में सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक एक राष्ट्रीय फेनोमेनन है। हम चूंकि बिहार में, तो हमें लगता है कि सिर्फ बिहार में हो रहा है, तो सब जगह हो रहा है। और इसका क्या उपाय है, ये तो सरकारों को तय करना होगा। देखिए, जब तक सिस्टम से करप्शन नहीं जाएगा, जनरल करप्शन, तब तक पेपर लीक जैसी चीजें नहीं दिखेगी। तो आपको पेपर लीक को रोकने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। आप सिस्टम के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, जो लोग हैं उसके अंदर, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करवाइएगा, तब आपका पेपर लीक का भी मामला नहीं। 9 वर्ष मोदी सरकार के हुए हैं, पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं और जनता ने जनादेश दिया है तो मोदी पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में गोलबंद हो रहा है। 9 वर्षों के कार्यकाल को एक विधायक के रूप में किस रूप में देखता है? देखिए, 9 साल मोदी सरकार ने इस देश के साथ सिर्फ छलावा किया, गद्दारी की है। जो भी वायदे किए, उन वायदों में एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ और जनता को हमेशा बेवकूफ़ की तरफ ट्रीट किया गया है। जैसे सरकार ने कहा कि भाई 2022 तक देश के सभी लोगों के पास पक्का मकान हो जाएगा। 22 खत्म या 23 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि 2047 तक का हमको दीजिए समय, 2047 तक सबका पक्का करेंगे। और हकीकत क्या है कि 2018 के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी नया नाम जोड़ा नहीं। तो जिनके नाम नहीं जुड़े उनको पक्का मकान नहीं। तो ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। महंगाई पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थव्यवस्था आपने पूरी तरीके से चौपट कर दिया। देश में असल मुद्दे जो थे उस पर ध्यान भटकाने के लिए आपने हिंदू मुसलमान का टॉपिक लगातार छोड़ रहे हैं। उसी तरीके से शिक्षा को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, शिक्षा को महंगा कर दिया। जैसे बीए की पढ़ाई जो 3 साल में होती थी पहले, तो बिहार में उसका आमतौर पे जो लोगों को पैसा खर्च होता था वो 6,000 के आसपास फीस में। अब ये जो 4 साल वाला आपने बीए लाया है उसमें 45,000 चला गया। तो यानी गरीब के बच्चे पढ़े नहीं। आपके पास जो रोजगार के माध्यम थे युवाओं के पास, आपने उसको छीन लिया। रेलवे की बहाली आपने चौपट कर दी, आर्मी की बहाली आपने चौपट कर दी। तो असल में ये सरकार जो है ये सिर्फ हर तबके के साथ छल कर रही है। कहा गया कि किसानों की आमदनी डबल कर देंगे 2022 तक, 2023 आ गया, किसानों की आमदनी तो डबल तो छोड़ दीजिए, और भी खेती जो है वो नुकसान में जाती जा रही है। तो आपने वो भी नहीं किया। तो सिविल कोड और नोटबंदी, देखिए 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पर केंद्र को चुनाव लड़ना है। 2000 का नोट लाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अब कहते हैं पूरे देश में कानून एक होगा। मुसलमान वर्ग है वो कहता है कि नहीं, मेरा शरीयत से चलेगा। ठीक है, हम देश के संविधान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि महंगाई पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, देश की आंतरिक सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, सामाजिक सामंजस्य पर बात होनी चाहिए, तो फिर ये सिविल कोड और नोटबंदी जैसे मुद्दों को आम जनता किस रूप में लेगी? देखिए, नोटबंदी पे तो ये लोग वोट नहीं मांग पाएंगे। नोटबंदी तो ये लोग कहेंगे भी नहीं, क्योंकि नोटबंदी जो 2000 का नोट अभी बंद हुआ है तो इनका फेल्योर है। ये दिखा रहा है कि पिछली बार नोट जब आपने बंद किया, 1000 और 500 का नोट खत्म किया, तो उसकी जगह पर आप जब 2000 का नोट लाए तो उसी समय सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि 2000 का नोट लाना ही गलत है। आपने किस मकसद से लाया, किसके पैसे को ब्लैक से आप व्हाइट करवाना चाह रहे थे, ये तो सरकार जानती है। इसलिए इस पर ये वोट नहीं मांगेंगे। हाँ, यूनिवर्सल सिविल कोड जो है उस पर ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि 9 साल तक ये सरकार चली। अब 9 साल में इनको याद नहीं आया कि हमको सिविल कोड लाना है। अब जब आपका गिनती का 9 महीना बचा हुआ है आपकी सरकार का, तब अब ये सिविफा छोड़ रहे हैं और इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि ये जो कानून आप ला रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या देश के आदिवासियों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अलग कानून है। आदिवासी लैंड जो है वो कोई बाहर का आदमी जाके खरीद नहीं सकता है। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जो पहाड़ी इलाके के लोग, आप हिमाचल प्रदेश में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। कई ऐसे स्टेट हैं, तो उनको जो एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके ट्रेडिशन को देखते हुए, मौजूदा दौर में उनके साथ जो क्राइसिस हो सकता है, उन सबको देखते हुए जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उन तमाम समुदायों को, क्या आप उसको खत्म कर देंगे? इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। इनको सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाना है कि इस कोड के नाम पे आप मुसलमानों के प्रति और नफरत कीजिए, और यही सरकार चाहती है कि चुनावी एजेंडा उनका बन जाए। अगर ये थोड़ा भी गंभीर रहते तो आप शुरू से तैयारी करते हैं। ये नहीं कि चुनाव आने से ठीक पहले हमने छोड़ दिया मार्केट में, अब इसी नाम पे वोट लेते जाएंगे। तो मोदी सरकार जो है
वो असल मुद्दा पे चूंकि चुनाव वोट ले नहीं सकती है, इसीलिए अलर बलर जितना मुद्दा है उनको चुनाव के टाइम पे लाना है और यह है संदीप सौरभ जी, और इनका मानना है कि केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में देश को और कंगाल किया है। न गरीबों की बात हुई है, न बेरोजगारों की बात हुई है। जिस तरह के नियम कानून लाए गए हैं उससे आम जनता को और परेशानी हुई है, जिसका फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिहार सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, पर इनको लगता है कि संभावनाएं हैं और उसके दिशा में सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।